गुड मॉर्निंग एमकॉम सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट्स। आज हम जीएसटी का सेकंड लेक्चर है हमारा, इसमें आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम इन रेफरेंस बुक्स को देख लें, ये इनका थैंक्स कहते हैं इन सभी को। इसके अलावा गूगल ट्रांसलेटर का को भी हम थैंक्स कहते हैं। आज हमारा कल हमने पढ़ा था कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जीएसटी क्या हैं। आज हम पढ़ेंगे जीएसटी की विशेषताएं क्या हैं। सबसे पहली विशेषता नजर आती है वो है इट इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, मतलब कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। इसका अर्थ है कि जीएसटी का भुगतान उस राज्य में होगा जहां माल और वस्तुओं और सेवाओं, मतलब माल और सेवाओं का उपभोग किया जाता है, उस राज्य में कर का भुगतान किया जाएगा। एक्चुअली इसमें वैट आधारित प्रणाली है हमारी ये। इसमें जिस राज्य से माल की पूर्ति की जाती है उसको कोई कर प्राप्त नहीं होगा, अर्थात वास्तविक और उपभोग जिस राज्य में होगा उस राज्य को कर प्राप्त होगा। इसे बोलते हैं डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स सिस्टम, गंतव्य आधारित कर व्यवस्था। जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो जीरो टैक्स लगता है, लेकिन अगर आप भारत के अंदर ही टैक्स कब लगेगा, जब आप उस वस्तु या सेवा का उपयोग भारत के अंदर ही करेंगे। इसे बोलते हैं डेस्टिनेशन बेस्ड सिस्टम। ये एक बहुत बड़ी फीचर है हमारे जीएसटी की। दूसरी सबसे बड़ी विशेषता है कि पूरे देश में एक ही दर से कर लगता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। पूरे देश में एक देश एक कर इसलिए बोलते हैं क्योंकि पूरे देश के किसी भी राज्य में माल की सप्लाई आप करेंगे तो दर एक रहेगी। दूसरी बात, तीसरी बात इसमें बोला गया ड्यूअल टैक्स सिस्टम है। ड्यूअल सिस्टम क्यों है? ड्यूअल सिस्टम का अर्थ है क्योंकि राज्य और केंद्र दोनों हैं, इसलिए हमारे देश में ड्यूअल सिस्टम को लागू किया गया है। क्योंकि संवैधानिक स्ट्रक्चर है, इसमें राज्यों को भी कर का हिस्सा मिलना है और केंद्र को भी कर का हिस्सा मिलना है। ऐसा नहीं, बहुत सारे देशों में तो सिंगल जीएसटी सिस्टम लागू है, लेकिन चूंकि फेडरल जितने भी देश हैं फेडरल सिस्टम पर जो है वहां पर डबल ड्यूअल जीएसटी सिस्टम लागू है, क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों को ही जीएसटी मिलेगा। भारत में भी ड्यूअल सिस्टम है, क्योंकि भारत में केंद्र और राज्य दोनों को ही समान आधार पर जीएसटी चार्ज करना है, उनको उनका हिस्सा मिलना है। चौथी बात यह कि फॉर्म्स की बात, कि सबसे बढ़िया बात है कि फॉर्म्स, रिटर्न, डॉक्यूमेंट्स ये आसानी से एक ही पोर्टल पर जमा हो जाते हैं। यहाँ पर अलग अलग नहीं जाना, अलग अलग राज्यों के लिए नहीं जाना, एक ही जीएसटी पोर्टल है, उसी पोर्टल पे जाना है और आपको फॉर्म्स, रिटर्न्स, डॉक्यूमेंट्स, रिक्वायरमेंट सब की सेम है। मतलब रजिस्ट्रेशन कराने के लिए पहले अलग अलग होती थी, अब जीएसटी में एक ही सिस्टम है, एक ही तरीका है, एक ही रेट लगेगा। पांचवी बात है कि टैक्स तब लगेगा जब आप सप्लाई करेंगे, सप्लाई नहीं करेंगे तो टैक्स नहीं लगेगा। छठी बात जो एक निर्धारित है कि एक एनुअल टर्नओवर लिमिट जो बाद में पढ़ाई जाएगी, एक अलग से टॉपिक है ये, उससे ज्यादा होने पर आपको जीएसटी में पंजीकरण अनिवार्य है। सातवीं इसकी विशेषता है कि पैन नंबर लिंक्ड है। अगर पैन नंबर नहीं है तो जीएसटी नंबर नहीं मिलेगा। पैन लिंक्ड आईडी है। पैन नंबर कितने डिजिट का होता है? 10 नंबर का, 10 डिजिट का अल्फान्यूमेरिक होता है।
इसमें 5 और जुड़ जाते हैं तो 15 नंबर का होता है जीएसटी का नंबर। तो टैक्स जीएसटी जो है, बिजनेस जो है वो पैन से लिंक हो गया। ये एक बहुत बड़ा लाभ हुआ जिससे टैक्स चोरी नहीं हो पाएगी। इसके अलावा आउट ऑफ स्कोप कुछ जीएसटी के आइटम्स हैं, जैसे कि मानव उपयोग के लिए जो अल्कोहल यूज किया जाता है वो जीएसटी में शामिल नहीं है। इसका अर्थ है कि मानव के जो आप शराब पीता है पीने के लिए जो है, उसके उत्पादन में, उसके वितरण में, उसकी बिक्री में, पूर्ति में जीएसटी लागू नहीं होगा, बल्कि राज्य आबकारी शुल्क लागू होगा। इसी प्रकार से क्रूड पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, विमान के ईंधन, पेट्रोल जिसे मोटर स्पिरिट भी बोलते हैं, हाई स्पीड डीजल को भी वर्तमान में जीएसटी के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया है। जैसा आप देख भी रहे हैं कि लगातार डिमांड सी उठ रही है कि भाई इसे भी शामिल कर दिया जाए। अभी वर्तमान में इन पे वैट और प्रवेश शुल्क के सिस्टम है, इस पे जीएसटी से बाहर रखा गया, लेकिन बाद में जब कभी भी ये लाए जा सकते हैं। और तीसरा, बिजली को भी इसके स्कोप से बाहर रखा गया जीएसटी के। और लास्ट बात है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम लागू होता है, लास्ट कंजम्पशन कंज्यूमर को हटा दीजिए, उसको आईटीसी नहीं मिलता, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। बीच की सभी स्टेजेस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है। ये जीएसटी की मुख्य हमने विशेषताएं पढ़ी। जीएसटी में बेटा हमने पढ़ा कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो भाई गुड्स समझ लें क्या होता है, व्हाट इज गुड्स। ये बहुत जरूरी चीज है। अगर हम गुड्स नहीं समझेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, हमें समझ में ही नहीं आएगा गुड्स क्या। हम बार बार कह रहे हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो भाई आप ये पूछोगे सर गुड्स तो बता दो। गुड्स, माल का तात्पर्य चल संपत्ति से है। माल से तात्पर्य चल संपत्ति से है। और चल संपत्ति में क्या शामिल है? चल संपत्ति में क्या शामिल है? चल संपत्ति में वाद योग्य दावे, एक्शनेबल क्लेम्स, उक्ति फसलें या वस्तुएं जो भूमि का भाग हैं या उससे जुड़ी हुई हैं और जिन्हें पूर्ति करने पर या पूर्ति से पहले ही अनुबंध कर लिया गया, उसे हम माल कहते हैं। दोबारा से बताते हैं बेटा, माल से तात्पर्य वस्तुओं और सामानों से लिया जाता है, अर्थात माल से तात्पर्य मुद्रा और प्रतिभूतियों के अलावा प्रत्येक प्रकार की चल संपत्ति से है। इसमें धीरे धीरे इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप लिख रहे हो तो लिख लीजिए। लॉटरी, शर्त, जुआ, उक्ति फसलें, भूमि से जुड़ी हुई या उसके हिस्से के रूप में ऐसी घास या वस्तुएं सम्मिलित हैं जिनको पूर्ति से पूर्व या पूर्ति के ठहराव के अधीन पृथक किए जाने का अनुबंध किया है। इंग्लिश में बोल देते हैं एक बार ताकि लिखने वाले लिख लें। गुड्स मीन्स एवरी टाइप ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी other than money and securities, but includes growing crops, grass, and things attached to or forming part of land which are agreed to sewage before supply or under a contract of supply. अब इस जो डेफिनेशन जो सीजीएसटी एक्ट में दी हुई है ना बेटा, इसको समझ लें थोड़ा सा। माल शब्द में पहले हमने बोला कि चल संपत्ति शामिल है, अर्थात जिन वस्तुओं का प्रतिफल के बदले ट्रांसफर किया जा सकता है वो शामिल हैं। जैसे कपड़ा खरीदा, इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदा, फर्नीचर खरीदा, दवाई खरीदी, कार खरीदी, पहली बात। दूसरी बात, मैंने बोला एक्शनेबल क्लेम्स, वाद योग्य दावे, जिसमें क्या क्या चीज शामिल है? लॉटरी, सट्टा और जुआ।
दूसरी बात क्या बोली, एक्शनेबल क्लेम्स में केवल लॉटरी, जुआ और बाजी। चौथी बात क्या बोल रहे हैं, ऐसी सामग्रियां और पदार्थ जिनसे चल अचल संपत्ति का निर्माण, सुधार या मरम्मत होती हो। मिक्सी खरीदने गए, मिक्सी लेके गए आप खराब, उसमें ब्लेड लगना है, तो ब्लेड लगना है, रिपेयर आ गया, वो जो ब्लेड लगेगा ना वो भी एक पार्ट है, वो चल संपत्ति में ऐड ऑन हो रहा है, तो वो आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा, उसे माल मानेंगे हम, वो जो ब्लेड है। इसके अलावा जो स्टैंडिंग क्रॉप्स हैं, घास है, पेड़ पौधे, अगर आप इनको भी माल माना जाता है, लेकिन माल एक चीज नहीं मानी जाती, क्या, मनी एंड सिक्योरिटीज, इनको माल नहीं माना जाता बेटा। ये क्लियर हो गया, माल क्या है, माल चल संपत्ति है, पहली बात। दूसरी बात क्या बोली, एक्शनेबल क्लेम जिसमें लॉटरी जुआ है। तीसरी बात, ऐसी सामग्री पदार्थ जो चल और चल संपत्ति के निर्माण में, सुधार में और मरम्मत में काम आते हैं। इसके अलावा क्या बोला, स्टैंडिंग क्रॉप शामिल हैं, घास पेड़ पौधे शामिल हैं, लेकिन मनी और सिक्योरिटी शामिल नहीं है। याद हो गई। चलिए आगे चलते हैं, सर्विस क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स में सर्विस क्या है, व्हाट इज सर्विस। सिंपल भाषा में बात करते हैं, सर्विस सेवा से तात्पर्य कैसे कार्य से है जो प्रतिफल या मूल्य के बदले एक व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्ति के लिए शारीरिक या मानसिक रूप से किया जाता है। शारीरिक रूप से कैसे करते हैं, आप मजदूर रखा, शारीरिक कार्य करवाया कुछ, वो भी माना जाएगा। जैसे हेयर कटिंग कराने गए या कोई एक ऐसा कार्य कराने गए, जैसे आपने मकान बनाने के लिए इंजीनियर साहब को बुलाया, आर्किटेक्टर साहब को बुलाया और उनसे सर्विसेज ली, मानसिक सर्विसेज हैं। ठेकेदार से शारीरिक, ये बिल्डिंग बनवाने का काम है, ये शारीरिक क्रिया में माना जाएगा उसका। तो यहां पर इसे सेवा कहते हैं, सर्विस कहते हैं। तो जीएसटी एक्ट के मुताबिक सेवा से तात्पर्य, अब एक्ट की परिभाषा भी समझ लें, माल मुद्रा और प्रतिभूतियों से भिन्न, माल अभी बताया, माल में चला गया, मुद्रा और मनी थे ही नहीं माल, वो यहां पर भी सेवा में नहीं है, से भिन्न कोई वस्तु से है जिसके लिए पृथक प्रतिफल प्रभारित किया गया है। इसमें धन का उपयोग या नगद या किसी भी अन्य मोड से एक करेंसी या फेस वैल्यू की फॉर्म में, या करेंसी या फेस वैल्यू को परिवर्तन करने के संदर्भ में प्रभावित किया गया हो, ये सारे क्रियाकलाप शामिल हैं। जो करेंसी में परिवर्तन क्या होता है, आप डॉलर लाए हैं, बैंक से परिवर्तन करा रहे हैं, रुपये में कन्वर्ट करा रहे हैं, ये करेंसी में परिवर्तन कहलाता है, इसे बोलते हैं सेवा। क्या बोलते हैं बेटा, सेवाएं। लेकिन इसमें क्या चीज शामिल नहीं है, कैप, इसमें शामिल नहीं है एक कर्मचारी के द्वारा अपने नियोक्ता को दी गई सेवाएं। अब कॉलेज में टीचर ने पढ़ाया और टीचर को सैलरी मिली, तो ये सेवा तो है या नहीं है। लेकिन शेड्यूल 3 में बताया गया है, लिस्ट बताई गई है कि भाई इसे सेवा नहीं मानते हम, इसे जीएसटी के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया है। इसी प्रकार से जो न्यायालय और ट्रिब्यूनल्स के द्वारा जो सेवाएं दी जाती हैं, कुछ उसमें फी ली जाती है, उसके बदले सेवाएं दी जाती हैं, ये भी जीएसटी के अंतर्गत सर्विस नहीं मानी जाती। इसी प्रकार से अगर कोई उपहार है, अचल संपत्ति का हस्तांतरण है, वो भी सेवा के फॉर्म में नहीं मानी जाती। ये आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। अब आगे बढ़े, अब आपको समझ में आया बेटा गुड्स क्या है, सर्विस क्या है, जीएसटी में गुड्स क्या हुआ, सर्विस क्या हुआ। अब आगे पढ़ते हैं, एडवांटेजेस, लाभ क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है
जीएसटी आने से बेटा बिजनेस करना आसान हो गया है, कारोबार करना आसान हो गया है। पहले भारत के बाहर का निवेशक आया, उसे समझ में नहीं आया भाई, उत्तर प्रदेश में अलग रेट है, हरियाणा में अलग रेट है, कहाँ लगाऊं, कैसे लगाऊं, कहाँ बेचूं। आप गए फैक्ट्री लगाने, आपको समझ में नहीं आया कहाँ लगाऊं, उत्तर प्रदेश में ये रेट है उत्पाद बनाने का, यहाँ पर ये रेट है। टैक्स की दर अलग अलग है ना, तो कॉस्ट अलग हो गई। तो अब सबसे बड़ा लाभ ये हुआ कि एक तो वो कर के जाल से बच गया। अलग अलग एक टैक्स जीएसटी देना है, उसी हिसाब से आएगा, और जहां उसकी सुविधा लगेगी, जहां, क्योंकि उसे पंजीकरण कराना आसान है, रजिस्ट्रेशन कराना आसान हो गया। दूसरा सबसे बड़ा लाभ है, एक देश एक कर होने के कारण पूरे देश में एक ही कर लागू हो रहा है। इसके अलावा तीसरा एक बहुत बड़ा फायदा जो हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकली सिस्टम हो गया है, तो एक विवाद के कारण होता था, आपस में डिस्प्यूट्स होते थे, एविडेंस नहीं है, गायब हो गए हैं, टैक्स जमा कराया था वो नहीं मिल रहा चालान। अब क्या इलेक्ट्रॉनिकली हो गया है, तो आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट आसानी से मिल जाता है। जब आसानी से मिल जाता है तो डिस्प्यूट ही खत्म हो गए, इलेक्ट्रॉनिकली है सारा सिस्टम। जो कि कास्केडिंग इफेक्ट, रिड्यूस प्राइसेस, कास्केडिंग इफेक्ट खत्म हो गया बेटा, कर के ऊपर कर, तो वस्तुओं की कीमतों में कमी हो गई है, जिसका फायदा कस्टमर को हुआ। पांचवा फायदा ये हुआ कि जब ट्रांसपेरेंसी हो गई है तो जीडीपी बढ़ गई है, क्योंकि कर का ज्यादा उत्पादन, सरकार को ज्यादा रेवेन्यू मिल रहा है, ज्यादा ग्रोथ रेट हो रही है, वस्तुओं का उत्पादन ज्यादा होने लगा, उपभोग भी हो गया, वस्तु की लागत कम हो गई तो उपभोग भी बढ़ गया। एक सबसे बड़ा एक अलग लाभ आता है कि जो प्रतिस्पर्धा है वो बढ़ गई है। पहले अलग अलग राज्यों में अलग अलग लागत आती थी, अब क्या है, आपकी मर्जी है, हर राज्य सोचता है कि मैं अपने यहाँ ज्यादा, अब चूंकि कंपटीशन बढ़ गया है राज्यों में कि हम ज्यादा अच्छा, ज्यादा वो कर रहा सकते हैं, एडवांटेज देंगे इंडस्ट्री लगाने को। तो हर एक राज्य में कंपटीशन भी है, व्यापारियों में भी कंपटीशन है, कि हम जहाँ ज्यादा सुविधा मिल रही है वहां अपना फैक्ट्री लगाएंगे, वहीं उत्पाद बनाएंगे और बेचेंगे। बेचने को आप पूरे देश में जहां भी बेचिए। सातवां, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को सबसे बड़ा लाभ हुआ, क्योंकि प्रशासन को सबसे बड़ा लाभ है कंप्यूटरीकृत होने से। पेपर वर्क खत्म हो गया, मैनुअल इंटरफेस खत्म हो गया है, ऑटोमेटिकली कंप्यूटर गणना कर रहा है। इन्फोसिस के पास इसका सिस्टम है, सॉफ्टवेयर डेवलप है, और कंप्यूटरीकृत होने से प्रशासनिक कार्य आसानी से होने लगे। आठवां लाभ यह है कि चूंकि इलेक्ट्रॉनिक हो गया है तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई है, बहुत बड़ा लाभ हो गया है। हमने नवा लिखा है कि ट्रांसपोर्टेशन में आसानी है, क्योंकि पहले क्या होता था, चेक पोस्ट होती थी, चेक पोस्ट होती थी, अब चेक पोस्ट सिस्टम खत्म हो गया है। अब आप ई वे बिल बनाइए और माल कहीं भी ले जाइए। इसका अगला एक लाभ और नजर जो आ रहा है वो है इजी ट्रांस, जो हमने कहा इजी ट्रांसपोर्टेशन, इसलिए क्योंकि चेक पोस्ट खत्म हो गई। अगला यूनिफाइड नेशनल मार्केट है, पूरे देश में एक जैसा बाजार व्यवस्था लागू हो गई है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है हमारे लिए। अगला लाभ एक है इंक्रीज इन गवर्नमेंट रेवेन्यू, क्योंकि गवर्नमेंट की टैक्स की चोरी रुक गई है जीएसटी के आने से, तो ये हमें जीएसटी के आने से लाभ बताते। ऐसा नहीं कि जीएसटी के आने से लाभ भी हैं, कुछ मामलों में हमें शायद, हर चीज के लाभ और दोष होते हैं बेटा, लेकिन हम इन दोषों के आधार पर ये नहीं कह सकते कि जीएसटी खराब है। जीएसटी आज भी, इन दोषों को देखा जाए तो कोई खास दोष नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है, इतने महत्वपूर्ण नहीं है, परीक्षा के हिसाब से लिखवाने हैं। जीएसटी के लाभ ज्यादा हैं, हानियां कम है। तो अगर हम परीक्षा के हिसाब से देखें कि भाई लिखना है, तो थोड़ा सा ये देखें कि थोड़ा सा एक्सपेंस तो बढ़ गया है,
क्योंकि आपको कंप्यूटर खरीदना पड़ता है, व्यापारी को इंटरनेट लेना है, सॉफ्टवेयर लेना है। ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ गई है थोड़ी बहुत, लेकिन स्लाइटली बढ़ गई है, कोई इशू नहीं है। दूसरा एक है लैक ऑफ नॉलेज है, चूंकि पुराने कर्मचारी हैं, उनको हो सकता है कंप्यूटर ना आता हो, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है हमारे लिए संस्थान में। और तीसरा है विवाद, डिस्प्यूट्स। इनपुट टैक्स क्रेडिट्स के संबंध में कुछ विवाद हो जाते हैं कभी कभी, कि मान लिया अपलोड करते समय व्यापारी ने सही ढंग से HSN नंबर नहीं फिलअप करे हैं, एंट्री कुछ रह गई है, तो उससे मान ले सपोज आपने टैक्स जमा कराया और दूसरे व्यक्ति ने टैक्स जमा ही नहीं कराया, अपना रिटर्न अपलोड नहीं किया, तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। ये एक बहुत बड़ा एक विवाद हो सकता है। मतलब जिस व्यक्ति ने टैक्स दिया, ए ने बी को टैक्स दिया और बी ने अपना रिटर्न फाइल नहीं किया, तो ए को क्रेडिट नहीं मिलेगा क्योंकि उसने आगे माल बेचा हुआ है। ये थोड़ा सा कई बार डिस्प्यूट हो जाता है। माल के ट्रांसफर का एक मैटर है कि जिसमें वापसी फिर लेनी पड़ती है ITC, लेकिन ये अति महत्वपूर्ण नहीं कह सकते हम इस चीज को। खाद्य सामग्री अगर पैकेट में मिलेगी तो भाई GST लगेगा, खुली मिलेगी तो GST नहीं है। जैसे बिस्कुट है, आप बिस्कुट खुले बिस्कुट लेंगे तो GST नहीं है, और पैकेट वाला खरीदेंगे तो GST पे करेंगे आप। इसके अलावा हमने बोला इंक्रीज इन वर्कलोड, बिजनेसमैन का कार्यभार बढ़ गया है, क्योंकि भाई उसे HSN कोड याद रखने हैं, पर उसके लिए वो प्रोफेशनल्स की सेवाएं ले सकता है, तो उसका एक्सपेंस तो बढ़ा है और उसको ध्यान भी रखना है कि भाई उसे बार बार याद दिलाना है। इसके अलावा उस अगर वो मल्टी स्टेज में स्टेट्स में जाता है तो वहां पे उसको रजिस्ट्रेशन भी करना है। और रेस्ट्रिक्शन की कंपोजिशन स्कीम से उसके अपने कुछ प्रतिबंध है जो आगे पढ़ाई जाएगी, वो भी एक उसका नुकसान होता है व्यापारी को अगर वो कंपोजिशन स्कीम पिकअप करता है तो इसलिए उसे कंपोजिशन स्कीम से कोई लाभ नहीं होता, नुकसान ही होता है। अगला बेटा टॉपिक है GST का सरकार पर क्या प्रभाव पड़ा। अब जितना हमने अब तक पढ़ा है उसी में से अगर इन्फ्लुएंस करें तो पता लगता है कि यही है जो हमने अब तक पढ़ाया आपको बेटा, वही है, उसी में से इन्फ्लुएंस करते हैं। तो पहली बात है कि इन्वेस्टमेंट इंडिया में बूस्ट हो रहा है। क्यों बूस्ट हो रहा है? क्योंकि हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिकली इजीनेस आ गई है। व्यापार आरंभ करने के लिए GST का रजिस्ट्रेशन आसान है। पहले अलग अलग राज्यों में रजिस्ट्रेशन कराना के लिए भागना पड़ता था, तो अब प्रोफेशनल्स की सेवाएं ली जाती थी पहले भी, लेकिन अब आसानी ज्यादा हो गई क्योंकि अब प्रोफेशनल एक ही जगह बैठे बैठे ऑनलाइन कहीं से भी कर लेता है। तो बूस्ट इन्वेस्टमेंट बूस्ट हो रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ रहा है, क्योंकि एक देश एक कर होने के नाते समस्याएं कम हो गई हैं, खत्म हो गई। दूसरा है कि इंक्रीज इन GDP, भाई देश का विकास होगा तो अर्थव्यवस्था भी इकोनॉमिकली बढ़ जाएगी। तीसरा है रिडक्शन इन टैक्सेशन रेट्स, यूनिफॉर्म है, इसका भी एक बहुत बड़ा लाभ है। टैक्स चोरी कम हो गई, इलेक्ट्रॉनिकली हो गया तो बहुत ज्यादा टैक्स रेट्स कम है, तो लोग एक जगह से दूसरी जगह माल नहीं ले जाते। पहले एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाते थे तो समस्या रहती थी, उससे टैक्स का रिडक्शन होता था, टैक्स इवेशन भी होता था। वाइट टैक्स बेस हो गया, अब लोगों को लगता आसान है काम करना, तो जो लोग पहले रजिस्ट्रेशन नहीं भी कराते थे तो उन्होंने भी करा लिया। और रिलेशन बेटर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स हो गए हैं, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी है सारे सिस्टम के अंतर्गत। ये सरकार को के ऊपर प्रभाव पड़ा इसका। व्यापारिक जगत पे क्या पड़ा? एक तो सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि जो मल्टीपल टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस थे वो खत्म हो गए, तो उससे क्या हुआ कि ये रिडक्शन कम हो गया। दूसरा है कॉमन नेशनल मार्केट हो गया प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन के, ये भी एक बहुत बड़ा लाभ हुआ हमारा। तीसरा हुआ कि एक्सपोर्ट प्रमोशन जीरो रेटेड सप्लाई पर है, अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा आपको। और चौथा है कॉस्ट रिडक्शन, जो है इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से हो गई है कम, तो व्यापारी को तो लाभ है क्योंकि बाजार में, इंटरनेशनल बाजार में आप जा सकते हैं आसानी से। कंज्यूमर्स को क्या लाभ हुआ? एक्चुअली प्राइसेस कम हो गई हैं क्योंकि कास्केडिंग इफेक्ट हो गया है, कर कम लगने लगे हैं। कॉमन मैन को ज्यादातर जो वस्तुएं उपयोग करता है उस पे या तो जीरो रेट है या एग्जाम्प्ट है। टैक्स का रेट सिंपल हो गया है तो व्यापारी को भी दिक्कत कम है, कंफर्टेबल जोन में रहते हैं। और चूंकि टैक्स की दर एक है तो यूनिफाइड सिस्टम है प्राइसिंग का, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और
टैक्सेशन सिस्टम ट्रांसपेरेंट है हमारा, ये उपभोक्ताओं को फायदा हुआ, उनको बिल मिलता है, पता लगता है कितना जीएसटी उसने दिया। ये सब आज हमारा पहला चैप्टर खत्म हो गया बेटा। अब हम इसमें कुछ क्वेश्चंस करेंगे कल अगली क्लास में, ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस करेंगे और कुछ हम मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस करेंगे कल। आपको आज जो पढ़ाया गया उसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।